हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस सर। तो देखिए, आज लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले टॉपिक डालिए, हम लोगों ने कल पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। तो हम सॉलिड कोई सिंपल डिफिनेशन सब है और क्वेश्चंस आते हैं इस पर। डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखिए, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, ये डिफिनेशन आप 11th में पढ़ चुके हैं। और से सुनिए, लिखिएगा नहीं। डायामैग्नेटिक की पहचान होती है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। बताइए, सब लोग पढ़ा है कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो केमिकल बॉन्ड में आपने पढ़ा है कि डायामैग्नेटिक की पहचान ये है कि वो मैग्नेट जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन हमें ये डिफिनेशन यहाँ नहीं लिखनी है, तो पहचानने का तरीका हुआ। हमें लिखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो अगर इसके अंदर मैग्नेटिक, तो ये सब्सटेंस है नॉट सॉनपुट, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा जाए तो उसका बिहेवियर क्या होगा। पहचानने का तरीका है, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो डायामैग्नेटिक होता है। अच्छा, डायामैग्नेटिक से पहले एक बात और जानने, जो आपने 11th में भी एक चीज पढ़ा है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन अनपेयर्ड। अब उसको निकालने का तरीका है n+2dm। याद कीजिए, सबको मैंने बताया था, where n is a true number of unpaired electron। सब लोग जानते होंगे मैग्नेटिक मोमेंट, जिस तरह डाइपोल मोमेंट होता है उसी तरह अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने के लिए उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। तो पहली बात, ये जनरल कंसेप्ट याद रखिए, एनी सब्सटेंस shows magnetic properties due to magnetic moment associated with unpaired electron। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और जब मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पहले ये चीज जानिए, और 11th में ये सब आपको सिखाया गया होगा, समझा कि नहीं? अगर नहीं भी जानते हैं तो आप जान लीजिए कि n क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होगी। तो चलिए, कल जो मैंने जहां तक लिखाया था उसी के आगे एक स्टार पॉइंट डाल के यहां से लिखिए। बोलिए, सबको समझ में आया? अनुष्का? यस सर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहां मैग्नेटिक मोमेंट होगा। आंसर। अब आइए डायामैग्नेटिक। अब टॉपिक डालिए डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की डिफिनेशन ये होगी कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो ये रिपेल्ड होगा, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि रिपेल्ड होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, वीकली रिपेल्ड होगा। सर ये कैसे मालूम है? आपको इस चैप्टर में जो डिफिनेशन पढ़नी है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेसिस पर।
तो केमिस्ट्री ने कहा कि आप एक्सपेरिमेंट से बचना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डाया होगा। लेकिन अगर 12th के पेपर में आए कि व्हाट इज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आप कहिएगा द सब्सटेंस विच इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों रिपेल्ड होगा? क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो एक के मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट किसके साथ होता है? जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से म्यूचुअल कैंसिलेशन हो जाएगा, इसलिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। जब शो नहीं करेगा तो कहा जाएगा इट इज, जब मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे जैसे वाटर, नॉर्थ पोल साउथ पोल में रखिएगा, अट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वाटर मैग्नेटिक फील्ड शो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अब इसमें कोई एग्जांपल याद नहीं रखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने आना चाहिए। नमक, कोई क्या NaCl क्या है, ये डायामैग्नेटिक, तो सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? आयंस का अलग अलग लिखिए, Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस 18, सब पेयर्ड हैं। अगर दोनों में से किसी एक के पास भी अनपेयर्ड होता तो फिर ये डाया नहीं होता, दोनों के पास पेयर्ड होना चाहिए, तो ओवरऑल ये सब्सटेंस डाया कहलाएगा। तो 11th में जो डिफिनेशन पढ़ा आपने, वो थ्योरेटिकल डिफिनेशन पढ़ा कि कोई अगर आप एक्सपेरिमेंट विदाउट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, लेकिन आपको 12th में अगर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेवियर है, अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को डालें तो क्या बिहेवियर होगा, रिपेल्ड होगा कि अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन में भी दो बातें, वीकली अट्रैक्ट होगा कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। रिपल में भी दो बातें, वीकली अट्रैक्टेड होगा कि सॉरी वीकली रिपेल्ड होगा कि स्ट्रांगली रिपेल्ड होगा। ये सारी बातें आपको इस वाले पार्ट में पढ़ना है। पहचानने का तरीका क्या है? डायामैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, ये एक ही आदमी ने बोला, सबको नहीं समझ में आया? द सब्सटेंस विच इज weakly repelled by magnetic field is called diamagnetic substance. Done, sir. Done, sir. गुड, नीचे नोट लिखिएगा। This substance contains paired electron due to which their magnetic movement gets cancelled। जो कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए ये शो नहीं करेगा। एग्जाम्पल को कोई रटना नहीं, ऐसे कुछ बेसिक एग्जाम्पल जैसे NaCN हुआ, बेंजीन हुआ, वाटर हुआ, या जिसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सब आपका इसलिए याद रखिए। हमें जब भी एग्जाम में आएगा तो हम इसी तरह लिखेंगे जिसका जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो वीकली रिपेल्ड हो, समझा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये जाएगा,
उसके डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक वो बेंजीन लिखा है। हाँ, बेंजीन। ओके सर। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर मैग्नेटिक मोमेंट गेट कैंसिल्ड या मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स जीरो। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए, सबको आया जो वेरिया Yes, sir. आया समझ में? तो इतनी बातें हो गई। अब आइए। Yes, sir. वेरी गुड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आइए। देखिए 11th में डाया और पैरा ही आपने पढ़ा था। पैरा की पहचान सिंपल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें यहाँ पढ़ना कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेवियर होगा। गौर से सुनिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा ही, और जब मैग्नेटिक मोमेंट होगा याद रखिए कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ये वीकली अट्रैक्टेड होता है। अब वीकली अट्रैक्टेड क्यों होता है वो सब समझाया जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसमें। तो लिखिए द सब्सटेंस which is weakly attracted by magnetic field is called paramagnetic substance. क्लियर साइंटिस्ट लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए नोट, पहला पॉइंट, इसकी पहचान ये है कि दिस सब्सटेंस, लिखना शुरू कीजिए, दिस सब्सटेंस, हम डायरेक्ट कैसे पढ़ें तो दिस सब्सटेंस कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या आयन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझा कि नहीं? तो अब वही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, तो मैं वही लिख रहा देता हूं। यहां तक लिख लिया आपने? Yes, sir. ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये जानना है कि ये वीकली अट्रैक्टेड क्यों हुआ। समझने के लिए ये याद रखना है, इसमें एग्जाम्पल सब याद रखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सेकंड पॉइंट ये लिखना है, दिस सब्सटेंस इज टेम्पोररी मैग्नेटाइज्ड। ये टेम्पोररी मैग्नेटाइज होता है, क्यों? बिकॉज it loses magnetic properties after the, मैं डायग्राम से समझाऊंगा, after the removal of external magnetic field। जैसे ये कोई पैरामैग्नेटिक है तो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं, कोई भी नहीं करेगा। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, ये उधर उधर है, रैंडमली ओरिएंटेड है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अब ये मैग्नेट बन जाएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो देखिए सब अब एकदम मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो देखिए
तो ये सारे एरोज इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं, ये मैग्नेटिक मोमेंट। ओके सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक, मैंने इसलिए आते ही मैंने ये शुरुआत करा दिया है कि ये माइंड में रखिए, एनी सब्सटेंस शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ओके सर। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ अगर है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अच्छा 2 मिनट रुक जाइए। कोई भी सब्सटेंस एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, आयरन है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी ना शो करेगा जब तक कि मैग्नेट बनाया ना जाए। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अब देखिए यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इसीलिए कहा गया वीकली अट्रैक्टेड। अब ये मैग्नेट बन गया, अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे तो फिर ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। वही लिखा गया टेम्पोररी मैग्नेटाइज्ड है। ये अच्छा मैग्नेट नहीं है। अच्छा मैग्नेट कौन है? फेरो मैग्नेटिक। अब फिजिक्स में भी पढ़िएगा, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट अगर मुझे चाहिए तो वो है फेरो मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे तो फिर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करना बंद कर देगा। फेरो में क्या होगा कि अगर वो एक दफा मैग्नेट बन गया तो फिर वो मैग्नेट परमानेंटली बन जाएगा। जैसे आयरन का मैग्नेट बन गया तो ऑलवेज रहेगा। तो याद रखिए दोबारा कि कभी भी 12th के बोर्ड में या कभी भी इसमें आए कि पैरामैग्नेटिक का भी है क्या होता है, तो आप कहेंगे विच इज वीकली अट्रैक्टेड। तो कैसे पहचाना? तो आप कहिएगा जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। फिजिक्स में बहुत और डिटेल में पढ़ना है, केमिस्ट्री में डिटेल में नहीं पढ़ना, बस सॉलिड हो की बेसिस पर है कि भाई कुछ सॉलिड पैरा होता है, कुछ सॉलिड डाया होता है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। फिजिक्स में पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा ग्राफ व्राफ के साथ। तो ये आपको समझ में आया ये स्लाइड की नहीं आया? जल्दी यस बता सर। दीजिए। सब लोगों को आया कि नहीं? अनुष्का को? वेरी गुड वेरी गुड। तो केमिस्ट्री में छोटी छोटी डिफिनेशन आएंगी, फिजिक्स में पूरा इस पर आपको रिसर्च सर कराएंगे। आपको केमिस्ट्री में जितना पढ़ना है उतना ही आपको है। चलिए लिख लिया तो बताइएगा। यस सर, डन। डन। बताइए लिख लिया सारे लोग? Yes, sir, done. Done, sir. वेरी गुड। इसके एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया। अब आइए मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ तक के बाद यहाँ से असल समझना है। पैराडाया आप डायरेक्टली एग्जाम्पल को देख के बता सकते हैं, और एग्जाम में पूछा ही जाता है कि कौन पैरा है कौन डाया है। पैरामैग्नेटिक के आपने एग्जांपल्स नहीं दिए। वही तो मैं कह रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरा होगा। आप क्या कितना एग्जाम्पल दिया है ना? सोडियम है Na+ फिर डाया हो जाएगा, सोडियम पैरा होगा। समझा कि नहीं? ओके सर। कॉपर में देख लें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझा कि नहीं? स्कैंडियम में देख लें, बहुत सारे हैं। कितना एग्जाम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल तो मैं समझा रहा हूँ कि आपने 11th में पढ़ा पैरा डाया, आपसे ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा। लेकिन फेरो, फेरी एंड एंटी फेरो का आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। ये सुनने कान खोलकर, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, खासकर फेरी और एंटी, ये आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। पैरा डाया पहचान सकते हैं। आपको कहा आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ये थ्योरेटिकल आइडिया है, आप बता सकते हैं। फेरो में भी देखिएगा अभी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, फेरी सब में। तो और से सुनिए अब अच्छे से कि हम डायरेक्टली जो हमें क्वेश्चन आएगा कि बताइए कौन पैरा है कौन डाया है, या उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालें। फेरो, फेरी और एंटी फेरो का आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। सुना सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. हाँ, ये आप डायरेक्टली एग्जाम्पल को देख के नहीं बता सकते। अब फेरो के बारे में सब पहले डिफिनेशन, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वाई? तो हम इसको डिटेल में समझाएंगे।
वीकली अट्रैक्टेड पैरा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा। तो इसका कुछ स्पेसिफिक 4 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, समझा कि नहीं? तो पहले लिखिए द सब्सटेंस which is strongly attracted by magnetic field, a strong magnet है, strongly attracted by magnetic field। इसकी भी पहचान वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी होगा। मैग्नेटिक is called ferromagnetic। क्लियर? सर अब सुनिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए तो आपको तब फिर थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। देखिए बेसिकली होता क्या है कि, अच्छा पहले इसके कुछ एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल का बता देता हूँ कि इसमें एग्जाम्पल जो इंक्लूड होता है आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड देयर एलॉय। ऐसे केमिस्ट्री में 11 में पूछा आयरन, आप क्वेश्चन कर चुके, आपसे पूछा गया था आयरन बताओ क्या है, पैरा या डाया, तो आपने बताया था पैरा है। अब यहाँ पैरा में पैरा तो होगा ही, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये फेरोमैग्नेटिक होगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं? अब कौन वीकली हो रहा है कौन स्ट्रांगली हो रहा है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देगा, लेकिन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। हाँ, अगर सिर्फ पूछा जाए कि आयरन डाया है या पैरा तो पैरा, लेकिन अगर पूछा जाए पैरा है या फेरो तो कहेंगे फेरो। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. सर डन। Yes, अच्छा sir. अब, हाँ अब मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल जानिए बस। वो ये है कि सर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड क्यों होता है। तो देखिए, अगर हम मैक्रो माने बिगर लेवल पर जानना चाहें, डिफिनेशन ये कुछ भी नहीं एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में सिर्फ पूछेगा फेरो क्या है बस। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर इसको चेक करना चाहें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर चेक करेंगे तो केमिस्ट्री कहता है, गौर से सुनिए, कि होता क्या है कि सॉलिड में बहुत सारे मिलियंस, सॉलिड का क्या मतलब होता है, मिलियंस ऑफ एटम। जैसे आयरन सॉलिड है, बताइए एक एटम है कि बहुत सारे एटम्स हैं, बताइए तो सारे लोग, बहुत सारे हैं। ये लिखा जाएगा सॉलिड, मैंने बताया भी था गैस आइसोलेटेड होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि इन सॉलिड स्टेट, खासकर फेरो में क्यों ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कि इन सॉलिड स्टेट मेटल एटम can interact with another atom, यानी बहुत सारे मिलियंस है, सब इंटरेक्ट करेगा आपस में, भीड़ है, एटम्स का भीड़ है, एंड दे आर ग्रुप्ड, ये आपस में ग्रुप बना लेगा टुगेदर। बहुत सारे हैं, मिलियंस है, तो कुछ ग्रुप्स के फॉर्म में रहेगा, एंड फॉर्म्स स्मॉलर रीजन। इस रीजन को कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। डोमेन। डोमेन समझो कि ये मैग्नेट की तरह है, स्मॉल मैग्नेट के हर डोमेन में लगभग केमिस्ट्री में कहा जाता है 10 टू द पावर 24 एटम्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। वही कहा गया कि जब बहुत सारे एटम्स हैं तो ये मेटल एटम कैन इंटरेक्ट विथ अनदर एटम एंड दे आर ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म स्मॉलर रीजन, डोमेन। तो यही मैं लिख रहा हूँ, ये डोमेन है। ये सब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, सब रैंडमली ओरिएंटेड है,
मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सब एक दूसरे को कैंसिल करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ही नहीं तो ये सब रैंडमली ओरिएंटेड है। बहुत सही, ये डोमेन है, डोमेन एक रीजन को कहते हैं। ये सब डोमेन के फॉर्म में उधर उधर ये है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, अच्छा पहले आप कहाँ तक आप लोग इसको इसमें इस तरह नहीं बनाइए, क्योंकि इसमें तो पहले ये सिंगल एटम के फॉर्म में था, अकेले के फॉर्म में था, फिर ये आपस में ज्वाइंट किया, मिलियंस ऑफ एटम्स थे। हाँ, इसके बाद हम बनाएंगे आपको, ये सब आपस में ग्रुप्ड हो गया, तो ग्रुप होकर डोमेन बनाया। तो डोमेन सब एक्ट एज ए स्मॉल मैग्नेट, ये सब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन सब है। तो इसमें तो ये पैरा में अकेला मैंने बनाया था, सिंगल सिंगल सिंगल, ये मैंने इसलिए इस तरह बना रहा हूँ कि ये डोमेन है, डोमेन है, ये सब रैंडमली ओरिएंटेड है, सब एक दूसरे को कैंसिल, अभी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे तो ये सब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड हो जाएगा, सब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सब है, अब कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। अब ये जब मैग्नेट बन गया तो अब इस ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसका लूज करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अब ये रीजन के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में है। तो जब ये एक दफा मैग्नेट बन गया, आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लेंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। जैसे आयरन है, आयरन से आपने पहले आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं थी, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके मैग्नेट बनाया तो वो परमानेंट मैग्नेट हो गया। इसलिए कहा जाता है फेरो इज permanently magnetized substance because it do not loses its magnetic properties even after the removal of the magnetic field। तो कोई पूछे क्यों ऐसे, कोई ये सब नहीं पूछेगा आपको 12th के एग्जाम में, ऐसे ये सब फिजिक्स में पढ़ेगा। मैं थोड़ा इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, कि कोई पूछ दे कि भाई क्यों आप लिख रहे हैं स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, तो एक तो रीजन आप कहेंगे भाई मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड का रीजन ही है मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझा कि नहीं? जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन उसको दूसरे माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी समझा सकते हैं कि इन सॉलिड स्टेट मेटल एटम सब बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करके एक रीजन डोमेन बनाते हैं, और ये डोमेन स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव्स करता है। सबका अपना अपना मैग्नेट है, ईच डोमेन एक्ट एज अ मैग्नेट, सबका मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेट, लेकिन ओवरऑल मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो अब ये मैग्नेट बन गया। आपको पेपर में देगा कि ये ऐसे ऐसे दे देगा, तो कहेगा ये क्या है बताओ, तो कहिएगा फेरो, चुपके सब एक ही डायरेक्शन में है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। Yes, sir. सबको समझ में आया? ये नॉलेज के लिए है, ऐसे ये फिजिक्स में भी सर पढ़ाएंगे आपको। Yes, हाँ sir. चलिए लिख लीजिए जल्दी से। Done, sir. सब लोग ने लिख लिया? Done, Yes, sir. sir. ओके, जुवेरिया नदीम ने लिख लिया? यस। अब आइए फेरी मैग्नेटिक। तो देखिए अब यहीं से तीन बातें हो सकती हैं जो मैंने अभी समझाया, 2 मिनट सुन जाइएगा, तीनों एक साथ याद हो जाएगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये है पूरा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर 3 केसेस हो सकते हैं, या तो सब एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इस तरह हुआ, कुछ अपोजिट में भी अलाइन हो सकता है। तो देखिए कुछ कैंसिल होके नेट बचेगा, यहाँ पर सब हो सकता है। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। देख लीजिए, पहले और से सुनिए, ये डोमेन जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो 3 केसेस हो सकते हैं, या तो सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहाँ म्यू नेट नॉट 0, यानी
मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। यहां भी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अनइक्वल नंबर में पैरेलल एंटी पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, ये भी होगा, लेकिन ये वाला ज्यादा है होगा। यहां पर क्या होगा, तीसरा कैसे भी हो सकता है कि इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंटी पैरेलल होगा, तो यहां भी म्यू नेट जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। तो याद रखिए मैग्नेटिक मोमेंट जीरो दो जगह हुआ, एक डाया में जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ, यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं हुआ, यहाँ ये मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ये BF3 पोलर तो था, देखिए, या चलिए हटाइए, कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए बॉन्ड पोलर था कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। ये बॉन्ड पोलर है कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, सारे लोग मिलके बोलिए, पोलर था है कि नहीं? Yes, sir. Yes, ये भी sir. पोलर है, लेकिन डायपोल मोमेंट नेट जीरो हो गया। वही हाल यहाँ है कि मैग्नेटिक मोमेंट तो था, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में हुआ तो ऐसा भी केस हो सकता है कि इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाए। दोबारा सुनिए, डाया में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हुआ, उसके पेयर्ड की वजह से, इसलिए लिखा जाएगा वीकली रिपेल्ड, यहां लिखा जाएगा स्ट्रांगली रिपेल्ड, स्ट्रांगली रिपेल्ड। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट पेयर्ड की वजह से कैंसिल नहीं हो रहा है, वो डोमेन के अरेंजमेंट की वजह से कैंसिल हो रहा है, जिसकी मिसाल केमिस्ट्री में बॉन्ड पोलर तो है लेकिन नेट जीरो हो गया। वही है कि आप कुछ लेवल तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होने की वजह से ये स्ट्रांगली रिपेल्ड होगा। फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, पैरा वीकली अट्रैक्टेड, डाया वीकली रिपेल्ड, और एंटी, इसको कहते हैं एंटी फेरो, इसको कहते हैं फेरी। यहां से तीन केस बनेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो तीन केस बन सकते हैं, या तो सब सेम डायरेक्शन में हो जाए तो ये फेरो कहलाएगा, अगर इक्वल अनइक्वल नंबर में हो, कुछ ना कुछ बच जाए तो ये फेरी होगा, और अगर पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो ये एंटी फेरो होगा। तो इसलिए मैंने कहा ना कि आप डायरेक्ट एग्जांपल को देख के नहीं बता सकते, दिस इज एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके नहीं चेक करेंगे, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा तीनों का स्पेसिफिक एग्जांपल आपको पूछा, याद होना चाहिए। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? हेलो Yes, एवरीवन, sir. ये बताइए Yes, अनुज। sir. हाँ, यहां से Yes, जैसे, sir. हाँ यहां से जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो इसलिए देखिए नाम क्या है, फेरो, फेरी, एंटी फेरो, सब में फेरो का वर्ड है, फेरो, फेरी, एंटी फेरो। डाया पैरा को एक अलग कैटेगरी में डाल दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो तो आपको आ गया, वो बहुत आसान 11th में पढ़ा आपने। फेरो, फेरी, एंटी फेरो, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो तमाम डोमेन सेम डायरेक्शन में लाइन हो सकता है, या कुछ डोमेन अनइक्वल नंबर में होगा तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पूरा मैग्नेटिक मोमेंट गेट कैंसिल्ड। तो अब आइए फेरी, तो समझ में आया ना? हेलो एवरीवन, Yes, sir. यस। तो इस तरह आपको पढ़ना है कि फेरी मैग्नेट, वही लिखिए द सब्सटेंस, इसमें नेट मैग्नेटिक मैग्नेट बनेगा, द सब्सटेंस इन विच डोमेन, वही मैंने कहा, डोमेन कोई पूछे तो वही कहिए कि इंटरेक्ट करके ये एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करना है। डोमेन आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, resulting in net magnetic moment is called, इसके एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से मैं याद करा दूंगा, बहुत आसान है, फेरी मैग्नेट। स्पेसिफिक एग्जाम्पल याद रखना है, वो आपको ठीक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेरी मैग्नेट, डायरेक्ट आएगा। तो कहेगा ऐसा क्यों हो गया, तो उसमें कहेगा इट इज ड्यू टू unequal number of parallel
and anti-parallel direction of magnetic moment. रीजन पूछेगा तो ये, और पेपर में डायग्राम बना के देगा। ये इस तरह अगर पेपर में बना दिया तो देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ बच रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ या ना? अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल Yes, और sir. एंटी पैरेलल हो रहा है ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो डायरेक्ट आपको ये पेपर में ऐसे ही बना के दे देगा कि बताओ ये फेरो है या फेरी है या पैरा है या डाया है, तो आप कहिएगा फेरी है क्योंकि कुछ कैंसिल होके बच रहा है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को याद रखने का ट्रिक्स ये होगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्या मैं आगे बढ़ूँ साइंटिस्ट लोग? Yes, sir. आमना ने लिख लिया, जुवेरिया नदीम ने लिख लिया। Yes, sir. गुड। एग्जाम्पल का ट्रिक्स ये है कि आप Ab2O4 याद रखिए, एक ऐसा कंपाउंड जिसके A पर +2 चार्ज हो और B पर +3। अब इसमें बहुत सारे आएंगे। नंबर 1 सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल Fe3O4 देख लीजिए, FeO.Fe2O3 +2 है +3 है। सबसे पहला प्राइम एग्जाम्पल है ये फेरी मैग्नेटिक का। अब दूसरा MgAl2O4 देख लीजिए, +3 +2, ये सब ट्रिक्स याद रखिए। ZnAl2O4 +3 +2। Did you understand साइंटिस्ट? अरे बोलिए ना साइंटिस्ट, लोगों को समझ में आया? Yes, ये एग्जाम्पल याद रखिए, फेरो फेरी के एग्जाम्पल। से +3 और +2 से ही मतलब क्या है? +3 +2। अरे ऐसा मेटल इस पे +2 चार्ज हो, ये अल्लाह सामने एग्जाम्पल है। ऐसा मेटल इसमें +2 चार्ज हो, ऐसा Okay, मेटल okay. इस पे +3, यहाँ नीचे एग्जाम्पल लिखा भी हुआ ओके देखिए। सर, समझ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक सर। ऐसा मेटल जिसपे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ऐसा मेटल जिसमें +2 डिफरेंट मेटल हो और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो। जैसे यहाँ पर दो सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो आपको फेरी होते हैं, याद रहेगा? यस सर। यस। अब आइए एंटीफेरो। एंटीफेरो में यही हो जाएगा, यही डिफिनेशन लिखना है। अब बस उसमें आगे बढ़े, बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब आइए एंटी फेरोमैग्नेटिक। वही लैंग्वेज in which domains are oriented in opposite direction and cancel out each other's magnetic moment. लिख लिया साइंटिस्ट लोग?
लिख लिया साइंटिस्ट लोग? Yes, sir. क्योंकि ऐसा क्यों है? तो इट इज ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ, वहाँ अनइक्वल था, इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल and anti-parallel magnetic moment. इसके भी स्पेसिफिक एग्जांपल आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। MnO याद रख लीजिए, MnO2 याद रख लीजिए, Mn2O3 मैग्नीज ऑक्साइड, ये स्पेसिफिक एग्जांपल याद रखिए। डन सर। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। देखिए अब इसमें ये होगा कि हम वेंसडे से तो मेन चैप्टर सॉल्यूशन शुरू करेंगे, और अब इस चैप्टर का रिवीजन होगा। उसके लिए पेजेस